नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आप सबका स्वागत करता हूं आपका ही अपना चैनल केसी सर के क्लासेस में। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ये रेशमी जुल्फें हो सरबती आंखें कि इन्हें देख कर। दोस्तों, ये वाला गाना मैं नहीं गाने वाला हूँ। मैं तो आपको एक ट्रिक के माध्यम से आवेश को याद करना सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि अक्सर बच्चे आवेश को भूल ही जाते हैं कि किसको किसके साथ रगड़ने से कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। मैं भी जब 12th में था तो बहुत कंफ्यूजन होता था। आज पढ़ाए फिर 8-10 दिन के बाद भूल ही जाते थे कि किस राड को किसके साथ रगड़ना है तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। तो इन्हीं को आज मैं आपको बताने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के माध्यम से कि आपको बिल्कुल याद रहेगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। तो दोस्तों, इसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। तो आइए आज हम वीडियो प्रारंभ करते हैं। फिजिक्स का एक चैप्टर है, फर्स्ट लेसन आज स्टार्ट कर रहे हैं। तो इनकी किसी भी पार्ट को प्रारंभ करने से पहले एक बेसिक जानकारी जो होती है उनको हम पढ़ते हैं। तो आज का पार्ट होगा हमारा आवेश से संबंधित। तो आवेश किसे कहते हैं, थोड़ा सा उसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, उसके बाद आवेश उत्पन्न कैसे हुआ इनके बारे में हम जानेंगे। तो देखिए, विद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं कि ये विद्युत आवेश होता क्या है, मतलब आवेश कैसे उत्पन्न हुआ। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि आवेश एक अदिश राशि है, मतलब इसकी कोई दिशा नहीं होती है। आवेश जो है एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इस पार्ट में फिजिक्स में हमेशा यूज होगा कि इसका एसआई मात्रक कूलाम होता है आवेश का, और इसको सी से दर्शाते हैं, ये भी याद रख लीजिएगा। और इसका विमी सूत्र होता है m0 l0 t0 और a। ठीक है, तो ये उनका इंट्रोडक्शन है। इनके बाद हमें यह पढ़ना है कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है। जब आप लोगों ने देखा होगा किसी प्लास्टिक को किसी ऊनी कपड़े से जब रगड़ते हैं और उसके बाद उसे किसी कागज के टुकड़े के पास ले जाते हैं तो वो उसको आकर्षित करता है ना, तो वो क्या कहलाता है, उसका आवेश कहलाता है। तो आइए हम इन्हीं आवेश को पढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम किसी क्षण को, ध्यान दीजिएगा, बहुत आराम से आपको समझा रहा हूं, फिर आपको इसको याद करने का एक बहुत अच्छा ट्रिक बताऊंगा मैं जो आपको हमेशा याद रहेगा। मान ले जाइए कांच की छड़ है, ध्यान दीजिएगा, ये कांच की छड़ है ना, कांच की छड़ है। अब इसको हम रगड़ते हैं, यही तो कंफ्यूजन है, इसी में तो कंफ्यूजन होता है कि किससे रगड़ना है तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है। मान ले जाइए क्या है, ये कांच की छड़ है जिसको हम रेशम के कपड़े से रगड़ रहे हैं। ठीक है, रेशमी कपड़े से हम इसको रगड़ रहे हैं। तो इसको रगड़ने के बाद इसमें कोई ना कोई आवेश आया होगा, तो इसको हम क्या करते हैं, एक धागे के माध्यम से इसको हम लटका देते हैं। ये लटक गया यहां पर। अब एक और अन्य कांच की छड़ लेते हैं, सेम कांच की छड़ लेते हैं और उसको भी इसी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं। उसके बाद उस रेशमी कपड़े से रगड़ने के बाद उस कांच के जो टुकड़े हैं जिसको रेशमी कपड़े, इसी कपड़े से रगड़ा गया है, उसको यहां पर लाते हैं, इसके पास लाते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए, दोनों को ही एक ही प्रकार के कपड़े से रगड़ा गया है, मतलब रेशमी कपड़ा से ही रगड़ा गया है, वो भी कांच के टुकड़े को। ध्यान दीजिएगा, कांच के टुकड़े को ही रेशम के कपड़े से रगड़कर लटका दिया गया है और एक और अन्य कांच के टुकड़े को रेशमी कपड़े से ही रगड़कर इनके पास लाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसमें कौन सा आवेश उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि इन्हीं से रगड़ा गया है। तो इसमें जो आवेश उत्पन्न हो, हमें नहीं पता है अभी कि कौन सा आवेश है, तो इसमें जो आवेश उत्पन्न हुआ है वही आवेश इसमें भी उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि दोनों सेम चीजें हैं। ये भी कांच है, ये भी कांच है, और इनको भी रेशम के कपड़े से रगड़ा गया है, इनको भी। इसका मतलब यह है दोनों में समान आवेश उत्पन्न हुआ होगा, जिस कारण से जब इस कांच को हम यहां पर लाते हैं तो ये क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। ये प्रतिकर्षित होता है। इनसे हमें समझ आ गया कि इसमें कोई ना कोई आवेश उत्पन्न हुआ है, जो कौन सा आवेश है, समान आवेश है। तो इतना याद रहेगा कि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है, जिसके कारण से एक कांच को दूसरे कांच के पास लाने से वो क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है। अभी हमको नहीं पता है कि उसमें कौन सा आवेश है। ठीक है, तो देखते हैं। आइए, अब मान ले जाए हम कोई दूसरी छड़ लेते हैं, एबोनाइट की छड़ लेते हैं। ठीक है, हम एक एबोनाइट की छड़ लेते हैं, ये हमारा एबोनाइट की छड़ है। ठीक है, अब इसको रगड़ते हैं ऊनी कपड़े से। ठीक है, ये हो गया ऊनी कपड़े, इनको ऊनी कपड़े से रगड़ना है सेम। अब ये किसकी छड़ है, एबोनाइट की छड़ है, ये एबोनाइट की छड़ होती है। अब इसको भी क्या करना है, पहले ऊनी कपड़े से रगड़ना है, रगड़ लिए, उसके बाद इसको भी क्या कर दिए,
किसी आधार से धागे में बांधकर लटका दिए। और एक और एबोनाइट की छड़ लेना है, ध्यान दीजिएगा, दोनों ही छड़ एबोनाइट की होगी और दोनों को ही ऊनी कपड़े से रगड़ना है। उसके बाद यहां पर पुनः लाना है, किसको? एबोनाइट की छड़ को ला रहे हैं भाई, अभी हम एबोनाइट की छड़ को ला रहे हैं। अब क्या होगा, चूंकि दोनों को ही एक ही कपड़े से रगड़ा गया है, तो ये भी क्या करता है एक दूसरे को, ये भी क्या करेगा इसको, ये भी इसको प्रतिकर्षित करता है। ठीक है, इसका मतलब यहां पर भी क्या सिद्ध हो रहा है कि जब इसको ऊनी कपड़े से रगड़ रहे हैं तब भी इसमें क्या हो रहा है, समान आवेश उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण से ये एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिकर्षित कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब इसमें भी कोई ना कोई आवेश उत्पन्न हो रहा है। अभी हमको नहीं पता है कि इसमें कौन सा आवेश है, तो आइए देखते हैं। अब क्या करें, इस एबोनाइट छड़ को ऐसे ही रहने देते हैं, ये वाला छड़ को अलग करते हैं और जिस छड़ को हमने किससे रगड़ा था, रेशमी कपड़े से रगड़े थे, जो कांच की छड़ को लाना है। अब यहां पर हम ला रहे हैं कांच की छड़ को, ध्यान दीजिएगा, है ना, ये कांच की छड़ है और इस कांच की छड़ को किससे रगड़े थे हमने, रेशमी कपड़े से रगड़े थे। अब हमको पता है कि इसमें कोई आवेश उत्पन्न हुआ था, इसमें भी आवेश उत्पन्न हुआ है। अब जब इस कांच को इस एबोनाइट छड़ के पास लाते हैं तो ये कांच की जो छड़ के साथ क्या होता है, आकर्षित होता है, मतलब इस ओर खींचा जाता है। तो इससे क्या सिद्ध हुआ कि एबोनाइट में जो आवेश उत्पन्न हुआ है और जो कांच में जो आवेश उत्पन्न हुआ है, दोनों क्या है, विपरीत आवेश है। तभी तो क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो ये जो आकर्षित कर रहा है, इसका नामकरण किया था किसी वैज्ञानिक ने, और इनमें जो आवेश उत्पन्न हुआ था उनका भी नामकरण उसी ने किया था। तो ध्यान दीजिएगा, जो कांच की छड़ को जब हम रेशमी कपड़े से रगड़ते हैं तो कांच में जो आवेश उत्पन्न होता है दोस्तों, वो होता है धन आवेश। ठीक है, और इसका मतलब यह है जब किसी चीज को रगड़ते हैं तो उसके सामने वाले पर जस्ट विपरीत आवेश आता है। ध्यान दीजिएगा, ये कोई रंग नहीं है ना, ये कोई कोयला नहीं है। कोयला को आप किसी कागज से रगड़ोगे तो उसको काला ही करेगा, लाल रंग को किसी चीज से रगड़ोगे तो उसको लाल ही करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, ये आवेश होता है, आवेश क्या करता है, जस्ट अपोजिट काम करता है। अगर आप किसी चुंबक के एन सिरे को किसी लोहे से रगड़ोगे तो उसमें एन सिरा नहीं उत्पन्न होता है, उसमें एस सिरा उत्पन्न होता है, विपरीत आवेश। तो इसी प्रकार इसमें भी होता है, जब कांच से रगड़े किसको, रेशमी कपड़े को, तो जितना आवेश किसमें, कांच में आया होगा, उसके विपरीत आवेश किसमें आया होगा, रेशमी कपड़े में। तो जो कांच का छड़ होता है उसमें धन आवेश आता है। ध्यान दीजिएगा, कांच के छड़ को किससे रगड़े थे, रेशम के कपड़े से, तो कांच के छड़ में कौन सा आवेश आया, धन आवेश। उसी प्रकार एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़े थे, ऊनी कपड़े से रगड़े थे, तो एबोनाइट की छड़ में कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश आता है। इसका मतलब यह है ऊनी कपड़े में कौन सा आवेश आता होगा, फिर धन आवेश आता होगा। ठीक है, तो इसमें हमेशा कंफ्यूज रहता है। आज मैंने पढ़ा दिया, ठीक है, कल आप भूल जाओगे, 2-4 दिन बाद भूल जाओगे, कि क्योंकि रगड़ने वाला सवाल है ना, कांच की छड़, एबोनाइट की छड़, रबर, प्लास्टिक, किसको किससे रगड़े तब कौन सा आवेश आएगा, यही तो कंफ्यूजन है। इसलिए इस गाने को याद रखिएगा, बड़ा सुंदर सा गाना है, आपको याद हो जाएगा। जब रेशमी कपड़े को कांच से रगड़े कि इन्हें धन आवेश कह रहे हैं सभी, हो ऊन की कपड़े, हो ऊन की कपड़े और एबोनाइट की छड़ कि इन्हें ऋण आवेश कह रहे हैं सभी। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने ये नाम दिया इनको कि इन्हें देख कर याद कर लो सभी। दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन नामक वैज्ञानिक ने इस प्रकार कांच से रगड़ने पर जो आवेश आया उसको धन आवेश कहा, और एबोनाइट की छड़ को ऊनी कपड़े से रगड़ने के बाद जो आवेश उत्पन्न हुआ उसको ऋण आवेश कहा। तो आइए हम कुछ बहुत ही बेहतरीन उदाहरण देखना चाहते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, कि वायुयान के जो टायर होते हैं, जो पहिए होते हैं, उसको कुछ चालक बनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, क्यों बनाया जाता है। जब क्या करता है, हम जान गए हैं ना कि अब किसी चीज में रगड़ता है तो उसमें आवेश उत्पन्न होता है। तो इसका मतलब यह है, जब हवाई जहाज जो है रनवे में दौड़ता है तो उनके पहिए जो है घूमते हैं, तो उनका संपर्क किससे रहा, पृथ्वी से। इसका मतलब यह है जब उस घर्षण करा तो उसमें क्या हुआ होगा, आवेश उत्पन्न हुआ होगा।
तो उस आवेश को लेके यदि वायुयान ऊपर जाएगा तो हमको पता है कि वायुयान में बहुत ज्वलनशील पदार्थ होते हैं, कभी भी कुछ भी दुर्घटना घट सकती है। तो जो आवेश उत्पन्न हुआ था पहिए में, वो आवेश वहीं छूट जाए, इसलिए क्या करते हैं, जो पहिया होता है वायुयान का, उसको क्या बनाया जाता है, कुछ चालक बनाया जाता है। चालक का मतलब जिसमें आवेश का प्रवाह हो जाए। तो जितना आवेश उत्पन्न होगा पहिए में, उतना आवेश पृथ्वी में चला भी जाएगा, क्योंकि आवेश का आदान प्रदान किसमें होता है, जो चालक होता है उसमें। तो इसलिए उसके पहिए को चालक बना दिया जाता है, जिससे उसमें आवेश उत्पन्न होता है रनवे का उस समय, तो वो आवेश पुनः किसमें चला जाता है, पृथ्वी में चला जाता है। और जैसे वायुयान ऊपर उड़ता है तो उसके पहिए में कोई भी आवेश नहीं होता, जिस कारण से वायुयान जो है सुरक्षित रहता है। इसी प्रकार बहुत सारे उदाहरण हैं जिनको आप देख सकते हैं। तो आइए, जो अभी हमने आवेश उत्पन्न होता है उसको एक ग्राफ के माध्यम से लिख लेते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए अब उस गाना को थोड़ा आप भी गुनगुनाइए मेरे साथ और लिखिए का प्रयास कीजिए। पहला क्या था, अरे रेशमी कपड़े। तो ये रेशमी जो कपड़ा था उसको किसके साथ रगड़ा गया था, कांच की छड़, है ना, कांच की छड़। समझ आ गया बड़ा आसानी से कि कांच के छड़ में कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश। तो मैंने बताया था ना कि उसके सामने जिससे रगड़ा जाए उसमें जस्ट विपरीत आवेश। तो रेशमी कपड़े से रगड़ा गया था कांच की छड़ को, तो कौन सा आवेश आ गया, धनावेश। दूसरा स्टेप क्या था, ऊन की कपड़े और एबोनाइट की छड़। तो एबोनाइट की छड़ में कौन सा आया था, एबोनाइट, है ना। ये एबोनाइट की छड़ है, एबोनाइट छड़ है, इसमें कौन सा आवेश आता है, ऋण आवेश। तो एबोनाइट की छड़ को किससे रगड़ा गया था, ऊनी कपड़े से रगड़ा गया था, है ना। तो ऊनी कपड़ा, तो ऊनी कपड़ा में कौन सा आवेश आएगा जी, ऊनी कपड़ा में धन आवेश आएगा, जस्ट इसके अपोजिट। और ऊनी और बहुत सारे चीज जो होते हैं, ऊन के जो चीज होते हैं बहुत सारे, और यहां पर मान लीजिए प्लास्टिक का चीज है कोई, है ना, तो ऊन के चीज में तो हमको पता है कि धनावेश होता है, तो प्लास्टिक में कौन सा आवेश आएगा फिर, ऋण आवेश। इस प्रकार आप बहुत सारे उदाहरण याद कर सकते हैं। और इनको नामकरण किसने किया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। इसको आप लोग याद रखिएगा बिल्कुल, ठीक है। आइए आपको एक चीज बता दूं, आप लोगों ने देखा होगा कि जब हम चेयर में बैठे होते हैं, प्लास्टिक के चेयर में ध्यान दीजिएगा, अगर आप प्लास्टिक के चेयर में बैठे हैं और आपका पैर जो है भूमि से संपर्कित नहीं होना चाहिए, आप पैर को ऊपर करके बैठिए और अपने छोटे भाई किसी को भी अपने घर में जो ऊनी कपड़ा हो, साल हो, स्वेटर हो, उनसे पीछे को रगड़ने के लिए बोलिए या मारने के लिए बोलिए, मतलब घर्षण हो ऐसा करने के लिए बोलिए। फिर थोड़ी देर बाद देखिए कि आप में आवेश उत्पन्न हो गया है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, टेस्टर मंगाइए अपने घर से और टेस्टर को अपने हाथ में रखिए। ध्यान दीजिए अपने पैर को जमीन में मत रखिएगा, टेस्टर रखिएगा अपने हाथ में। किसी दूसरे व्यक्ति को बोलिए जिनका संपर्क पृथ्वी से हो, उसको टेस्टर रखने के लिए बोलिए। फिर देखना वो टेस्टर क्या होता है, जलता है। इसका मतलब यह है जब घर्षण होता है तो क्या होता है, आवेश उत्पन्न होता है। तो आइए एक बात हम जान लेते हैं कि आवेश उत्पन्न कैसे होता है। अब ये तो पता है कि कोई भी परमाणु है तो परमाणु के नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। हमको पता है कि प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है और न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन हमको यह भी पता है कि परमाणु में उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रहता है और एक कितनी मात्रा में रहता है, जितनी मात्रा में प्रोटॉन रहता है मतलब धन आवेश रहता है, उतने ही मात्रा में ऋण आवेश रहता है। यह बात विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि परमाणु को उदासीन माना जाता है। क्यों माना जाता है, जितने धन आयन होते हैं उतने ही ऋण आयन होते हैं, तो ये एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, जिस कारण से परमाणु हमेशा क्या होता है, उदासीन होता है। तो फिर किसी धातु में करंट सप्लाई होता कैसे है, तो ये कैसे होता है, जैसे जैसे परमाणु का आकार बढ़ते जाता है और उसका नाभिक से दूरी बढ़ती जाती है, तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन का नाभिक से दूरी बढ़ती है तो वो क्या करता है, नाभिक से छिटकता है, मतलब नाभिक से दूर हटता है, जिस कारण से वो स्वतंत्र रूप से गति करने के लिए स्वतंत्र होता है, जिस कारण से उसमें विद्युत का चालन होने के लिए वह उत्तरदायी होता है। इसका मतलब यह है कि किसी धातु में करंट सप्लाई होने के लिए कौन जिम्मेदार होता है, जो स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होता है वो उसका जिम्मेदार होता है कि उसमें करंट सप्लाई होगा। आइए, हमारे घर में 3 प्रकार के तार लगे होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 3 तार है, उसमें से कौन कौन सा क्या तार है। तो हमारे पास 3 तार होते हैं। एक फेस होता है जिसको लाइव बोलते हैं, है ना, लाइव तार बोलते हैं, फेस जिसको बोलते हैं। एक होता है न्यूट्रल,
ठीक है। तो हमारे घर में जो लाइट जलता है दोनों चीजों से, एक फेस और एक न्यूट्रल, एक को लाइफ लाइन बोलते हैं और एक न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन। इन दोनों से हमारा घर का बल्ब जलता है। लेकिन कई लोग बोलते हैं ये फेस और ये अर्थिंग है, बोल देते हैं, अक्सर बोल देते हैं ये फेस और ये अर्थिंग। वो अर्थिंग नहीं होता है। अर्थिंग किसको बोलते हैं? अर्थ धन इन। अर्थ मतलब पृथ्वी और इन मतलब में। जिसका संपर्क पृथ्वी से हो, पृथ्वी में हो, उसको अर्थिन बोलते हैं। तो अर्थिन कौन सा होता है? आप लोगों ने देखा होगा, आपके घर में बोर्ड लगा होता है, उसमें पिन जो होता है वहां पे एक बड़ा छेद और होता है, तीन छेद होते हैं या 5 छेद होते हैं। तो ऊपर में जो छेद होता है वो अर्थिंग के लिए होता है। ये क्यों होता है? जब आप कोई इलेक्ट्रिक सामान आयरन कर रहे हो, कूलर चला रहे हो, फ्रिज चला रहे हो, एसी चला रहे हो, तो कभी मान लीजिए करंट आ गया, तो वो करंट को क्या करता है, वो जो अर्थिंग तार होता है, जो 5वां छेद होता है बड़ा सा, उसमें कनेक्शन रहता है घर का, पूरे सब बोर्ड में उसका लाइन दौड़ा होता है, जिस कारण से जब भी कोई करंट लगे तो वो करंट को क्या करता है, वो अपने में लेता है और कहां ले जाता है? धरती में ले जाता है, पृथ्वी में ले जाता है, जिस कारण से कोई भी दुर्घटना घटने से बच जाती है। तो अर्थिंग लाइन वो होती है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, और आज का वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।